बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। हमने कल कंक्लूड किए थे ओरिएंटेशन के दौरान हमें एक स्लाइड ये भी देखने को मिली थी जिसमें मैंने आपसे एक्सप्रेस किया था कि हमारे कौन कौन से एक्ट्स जो हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं, उनकी मार्क्स एलोकेशन क्या है। टेक्निकली तो हमें या लॉजिकली हमें चैप्टर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर मैंने वो स्टार्ट किया ना तो आप लोगों ने सो जाना है और आधों ने भाग जाना है कि लॉ पता नहीं क्या कितना वो ड्राई सब्जेक्ट है। सो इसलिए हम थोड़ा सा एंटरटेनिंग एरिया से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसा एरिया जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, हमारा इंटरेस्ट बना रहे, थोड़ी सी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएं। तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2 to 10 चैप्टर कवर करेंगे और हमारा टारगेट जो होगा इनिशियली 50 मार्क्स के लिए एग्जाम हॉल में होगा। ठीक है, सो आता हूं जरा वापस और चैप्टर 2 to चैप्टर 10 के ऊपर जरा एक नजर मारें तो एक छोटी सी बात समझाता हूं कि ये एरिया कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। देखो, बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, अगर वो तो हमारा अलमिया है कि हम बेयर एक्ट पढ़ाते ही नहीं है, हम स्टडी डेस्क के ऊपर ही बच्चों को, और एग्जामिनर भी उसी पे स्टडी डेस्क को ही टेस्ट कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स कभी उस तरफ जाते ही नहीं है बेयर एक्ट पढ़ने की तरफ। बेयर एक्ट में डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें डिफरेंट गाइडलाइंस मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, जबकि चूंकि ये स्टडी कंटेंट है इसलिए सारे का सारा चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया गया। सो चैप्टर 2, 3, 4 और टिल चैप्टर 10। अगर मैं इसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स की बात करूं, 2, 3 और 4 की, तो ये बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स हैं क्या, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे पहले तो देखो 1902 से भी पुराना एक्ट है, 1800 सीरीज का एक्ट है, तो कोई उसके बाद कोई खास अपडेशन भी नहीं है। इसलिए जो बातें पढ़ोगे बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आउटडेटेड होंगी, जो इतनी पुरानी होंगी। जैसे पोस्टल सिस्टम का जिक्र आएगा, पोस्टल सिस्टम को तो कोई सोचता भी नहीं है। अब तो कोरियर सिस्टम इतना, या पोस्टल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है ये थ्रू कमर्शियल जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज है उनकी वजह से, कि पोस्टल को तो कोई सोचता भी नहीं, लेकिन इन्होंने टाइमलाइन जब डिस्कस करने हैं उन्होंने पोस्टल के हवाले से डिस्कस करना है। इसका मतलब है बहुत सी बातें ऐसी पड़ेंगी जो आज के एरा में अप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि बिजनेस जो मॉडल हैं वो इतने क्विक हो गए, इतने फास्ट हो गए, या यूं कहूं बिजनेस मॉडल के अंदर कम्युनिकेशन मॉडल इतने फास्ट हो गए कि इन प्रोविजंस की गुंजाइश बहुत कम हो गई है वहां पे, या एप्लीकेशन बहुत कम हो गई है, जो भी कहना चाहो कह लो, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, कोर्स का हिस्सा है, पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट 3 चैप्टर सिर्फ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके अंदर उसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी का ऊपर डिस्कशन, ठीक है, कंडीशंस उसकी, ठीक हो गया। तो ये चीजें चैप्टर 2, 3, 4 में हमें नजर आएंगी। फिर चैप्टर 5 में एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगा, देन 6, 7 उसकी एग्जीक्यूशन पे डील करता है, 8 फिर एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 9 वो है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो क्या होगा, और 10 है कि आखिर में एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि शायद ये चैप्टर की बहुत वर्थ थी, या इसके अंदर बहुत डिटेल गाइडलाइंस मौजूद हैं लॉ की, बट आफ्टर द स्कीम चेंज जो लास्ट टाइम हुई उसके अंदर इस चैप्टर का इन्ना लिल्लाह कर दिया गया, इसका जनाजा पढ़ दिया गया, क्योंकि इसमें बचा कुछ नहीं, सब कुछ निकाल दिया गया, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन रहने दी गई, बाकी सब निकाल दी गई। सो जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जो कॉम्प्लेक्स कंटेंट था, वो सारा निकाल दिया गया। तो टेक्निकली भी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा हुआ, हार्डली 2 या 3 पेजेस का चैप्टर और 1 दिन का चैप्टर है शायद। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो टेक्निकली ये चैप्टर्स जो हैं दिखने में ज्यादा नंबर्स लग रहे हैं, बट रियलिटी में इतने डिफिकल्ट नहीं है। ये पेपर तो इन टोटलिटी बहुत इजी है, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स जो कि नेगोशिएबल आती हैं, तो उनको देखते हुए या पढ़ते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, लेकिन अदरवाइज ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ईजी है, पूरा सब्जेक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सो आते हैं, इसका मतलब हमें अपना स्टार्ट लेना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। तो ये ऑफर, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन मौजूद होगी। हम पढ़ेंगे कि ऑफर कब वैलिड होती है लॉ की नजर में। देखो, एक चीज है जेनेरिक वर्ड, जिसे हम चलते हैं जेनेरिकली लॉजिकली चीजों को देखते हैं, ना ना ना, अब हम लॉ की नजर से देखेंगे कब एक ऑफर वैलिड होगी, कब एक ऑफर इनवैलिड होगी, कब एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, कब इनवैलिड होगी। रेवोकेशन कहते हैं बैकफुट करना, विड्रॉ करना, आसान लफ्जों में रेवोकेशन मींस विड्रॉ। तो विड्रॉ कब करेंगे, कब एक ऑफर विड्रॉ की जा सकती है, कब एक एक्सेप्टेंस को विड्रॉ किया जा सकता है। तो इन 2 एलिमेंट्स के ऊपर बेसिक डिस्कशन होने वाली है। एक्चुअली हम इन 2 एलिमेंट्स के ऊपर ये डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छा इन दोनों एलिमेंट की वैलिडिटी क्या है,
इनकी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों एलिमेंट्स में इनकी रेवोकेशन के प्रिंसिपल, कब रेवोकेशन मींस कब हम अपनी ऑफर या अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स। सो ये सब चीजें हम इन दो एलिमेंट्स की बेसिस, इन दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। और ये दोनों एलिमेंट किसके, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट है। तो जरा पहले अब एक कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं ना। आज की क्लास में हमारा मकसद यही है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली है क्या, लॉ उसे डिफाइन कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे डिफाइन कैसे करता है। क्या बात समझ आई? तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सपोज मैंने दो पर्संस बनाए हैं, यहां पे अज्यूम कीजिए ए एंड बी। और एक छोटी सी चीज और बता दूं, मेरे एरो की डायरेक्शंस मूवमेंट बताया करेंगे। जैसे अगर आपने ए से बी की तरफ ये एरो देखा है, तो ए से बी की तरफ कुछ मूवमेंट हो रही है और बी से ए की तरफ कुछ मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का नाम है, लेन देन का ही तो नाम है। ए कुछ दे रहा होगा, बदले में बी उसे कुछ दे रहा होगा। आसान लफ्जों में और जरा आसान कहता हूं, ए कोई बेनिफिट दे रहा होगा बी को और बी बदले में कोई बेनिफिट दे रहा होगा। दैट मे बी गुड्स, दैट मे बी सर्विस, और दैट मे बी मनी। हो सकता है ए जो है वो बी को गुड्स दे रहा हो और बी बदले में पैसे। जो आम लेन देन हम करते हैं रिटेल आउटलेट्स के ऊपर, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है कि हम ए जो है वो बी को गुड्स डिलीवर कर रहा है और बी जो है बदले में उसको पेमेंट कर रहा है। सो ए की डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी और बी की पेमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। लेकिन अब जरा समझते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस को कि फिर ऑफर क्या है एक्चुअली। जैसा फॉर एग्जांपल आपने लड़की वालों के घर रिश्ता भिजवाया कि ये हमारा नमूना है, हमने आपकी बेटी को पसंद किया है, तो ये हमारी ऑफर है। अब लड़की के पास कंप्लीट, लड़की या लड़की के घर वालों के पास कंप्लीट इख्तियारात हैं कि वो आपके बांदर को पसंद करें या ना करें। ऐसे ही है ना। सो इनफैक्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग एन ऑफर कि ये हमारा नमूना है, ये हमारा बांदर है, एक्सेप्ट कीजिए अपने दामाद के तौर पे। सो इनफैक्ट आप अपनी जो गुड्स या सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, आप बदले में चाहते हैं कि वो अपनी रजामंदी शो करे, आप उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं उस फैमिली के लिए। तो इनफैक्ट गुड्स के केस में भी ऐसा होता है कि जो ए बी को गुड्स देना चाह रहा है, वो ए इज विलिंग टू डू समथिंग फॉर बी, ठीक है, और बी बदले में पेमेंट करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑफर, कि जब हम कुछ करना चाहते हैं या किसी काम से रुकना भी तो ऑफर है। देखो, विलिंगनेस टू डू समथिंग और विलिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दोनों तरह की ऑफर हो सकती है। मैंने क्या बोला, ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा अक्सर, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ये दोनों तरह की ऑफर हो सकती है बेटे, कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं या मैं आपसे किसी काम से रुक जाऊंगा आपके कहने पे। दोनों तरह की ऑफर हो सकती है। जैसे अभी इस केस में गुड्स, मैं आपको गुड्स डिलीवर करना चाह रहा हूं, आपको अपने बेटे का रिश्ता देना चाह रहा हूं। द पॉइंट इज, सो दोनों तरह की ऑफर है। एक ये भी होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो, कि कुछ शक्लें होती हैं वो खास टीवी चैनल के ऊपर नजर आ रही होती हैं। जैसा ARY की शक्लें हैं, सेलिब्रिटीज की, जियो वालों की हैं। कभी आपने इनको स्वैप होते नहीं देखा होगा। जो जिस ड्रामे में आ रहा है वो उसी में कभी बहन बन रही है, कभी माँ बन रही है, कभी बीवी बन रही है, कुछ भी बन रही है, लेकिन वो फीमेल वहीं पे मौजूद नजर आ रही है आपको उस चैनल के अंदर, उसी ड्रामास के अंदर। क्यों? इसकी रीजन ये है कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। उस सेलिब्रिटीज ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए कि जनाब हम 5 साल 10 साल आपके साथ ही गुजारेंगे, हम कहीं और मूव नहीं करेंगे, किसी और चैनल के साथ काम नहीं करेंगे। सो विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग, कि भाई हम नहीं करेंगे, 5 साल इधर ही है। तो ये भी तो ऑफर है, जिसे प्रोडक्शन हाउस ने क्या कर लिया, या प्रोडक्शन हाउस ने ऐसी ऑफर की कि 5 साल आप कहीं और नहीं जाएंगे। आप कहते हो हाँ जी नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हुआ फिर, ये ऑफर की एक्सेप्टेंस ही तो हुई, ठीक है। सो ऑफर जो है वो विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग का नाम है। आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो या किसी काम से रुक जाना चाहते हो। मकसद क्या है कि सामने वाले की रजामंदी हासिल हो जाए, ये हां कह दे, लड़की वाले हां कह दें, मेरा नमूना किसी किनारे लग जाए, ठीक है। सो द पॉइंट इज, तो द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर, द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर. The person to whom the offer is made is called offeree.
तो लॉ की नजर में इन दोनों का नाम क्या रख दिया लॉ ने? ऑफरर एंड ऑफरी. द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर, द वन हु इज विलिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर द अदर इज कॉल्ड ऑफरर. द अदर वन इज कॉल्ड ऑफरी. अगर ऑफरी को आपका नमूना पसंद आ जाए, अगर आपकी ऑफर पसंद आ जाए, तो इट विल बिकम अ प्रॉमिस. यानी अगर आपकी ऑफरी एक्सेप्ट कर ले, अच्छा ऑफरी को ना एक्सेप्टर भी बोलते हैं, अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे जब वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो अदरवाइज ऑफरी ही बेहतर है वर्ड. अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, तो फिर इट विल बिकम अ प्रॉमिस बिटवीन दीज टू. तो लॉ कहता है कि अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो इसी को नाम देंगे प्रोमिजर का, प्रोमिजर, और इसको बोलेंगे, जस्ट अ मिनट, बल्कि मैं इसका पेन ही चेंज कर लूं ताकि थोड़ा समझ आ जाए. प्रोमिजर एंड इसी को बोलेंगे प्रोमिजी. एक बात समझा दूं, ऑफरी के पास हमेशा राइट मौजूद होता है लॉ में कि वो चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे. ऑफरी हैज अ राइट टू एक्सेप्ट, और या एक्सेप्टर हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर. ठीक है, अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, इट विल बिकम अ प्रॉमिस बिटवीन दीज टू. लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी प्रॉमिस बना. प्रोमिजर एंड प्रोमिजी उनको नाम दे दिया. लॉ कहता है अगर ये प्रॉमिस बैक्ड हो बाय द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का क्या मतलब है? आसान लफ्जों में कंसिडरेशन मींस टू वे बेनिफिट. दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट मौजूद हो. जिसमें अगर आप गौर करो तो ए के लिए क्या बेनिफिट है? पैसे, पेमेंट आ रही है उसको. और बी के लिए क्या बेनिफिट है? गुड्स रिसीव कर रहा है वो ए से. सो दोनों पार्टीज के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मौजूद है? बेनिफिट मौजूद है. द वन इज टेकिंग द मनी एज अ बेनिफिट, द अदर वन इज टेकिंग द गुड्स या सर्विसेज. ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ टू वे बेनिफिट्स फॉर ईच पार्टी. टू वे बेनिफिट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. तो इट विल बिकम, सो अगर प्रॉमिस जो है वो इज बैक्ड बाय कंसिडरेशन, इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, इट विल बिकम एन एग्रीमेंट इन द आइज ऑफ लॉ. कि अब मैं कहूंगा हां मिस्टर ए और बी के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है. क्या बात समझ आई? इट शुड बी देयर शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, अ वैलिड बेनिफिट. अच्छा एक चीज और समझाऊं, एक बार याद रखना, लॉ के अंदर मिस्टर ए ने ये गुड्स डिलीवर करनी है टू मिस्टर बी ऑन अ सर्टेन टाइम, सर्टेन डेट, जो कि तय किया होगा उन्होंने आपस में. सो मिस्टर ए की ऑब्लिगेशन है, ए के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर दोज गुड्स टू मिस्टर बी, और बी के लिए ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने पेमेंट करनी है टू मिस्टर ए. सपोज अज्यूम करें कि गुड्स डिलीवर होनी थी 5 नवंबर 2024 को, और बी ने पेमेंट करनी थी 15 नवंबर 2024 पे. तो ए की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर गुड्स टू मिस्टर बी ऑन 5 नवंबर, एंड बी की ऑब्लिगेशन है टू मेक द पेमेंट ऑन 15 नवंबर. अब यहां पे एक और बात ये समझा रहा हूं कि एक की ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ दूसरे का राइट होता है. ए की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर गुड्स एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव दोज गुड्स. जब ए अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगा तो बी का राइट डैमेज हो जाएगा, और राइट डैमेज हुआ तो वो कोर्ट में जाएगा टू फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर ए. कुछ बात समझ आई? तो ए की ऑब्लिगेशन बी का राइट है, और बी की ऑब्लिगेशन ए का राइट है. दोनों में से किसी ने अगर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना की तो दूसरे का राइट डैमेज होगा. और एक बार यहां पे समझा दूं कि लॉ लीगल ऑब्लिगेशन की बात करता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता. किसकी बात करता है लॉ? लॉ सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन की बात करेगा. अब लीगल ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि ऐसी ऑब्लिगेशन जिससे लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाए सामने वाली पार्टी का, कि उस ऑब्लिगेशन में
किसी का सामने वाले का लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाए कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सके। ये है लीगल ऑब्लिगेशन, कि ए की लीगल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर गुड्स टू मिस्टर बी और बी का लीगल राइट है टू गो इनटू द कोर्ट। सो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अब यहां पे एक बात समझाता हूं, अज्यूम करें, अच्छा यहीं पे रुक के एक और बात समझा रहा हूं। कंसिडरेशन होगी, कंसिडरेशन के साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है कि कंसिडरेशन जो है ना वो लॉफुल होनी चाहिए। कंसिडरेशन का ही दूसरा लफ्ज एक और क्लॉज यूज की जाती है, एलिमेंट, और कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जिस चीज के बारे में बात होती है वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो मैंने दो बातें और ऐड कर दी हैं अभी इसी पिक्चर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, टू whom the offer is made is called ऑफरी। ऑफरी अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर ले इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस बन गया तो लॉ ने कहा इनके नाम चेंज कर दो। ऑफरर को कहा कि ये बन गया प्रोमिसर और ऑफरी को बोला कि ये बन गया प्रोमिजी। ठीक है, सो प्रोमिसर एंड प्रोमिजी, इफ दैट प्रॉमिस इज बैक या सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल का क्या मतलब है भाई? कंसिडरेशन तो समझ आ गया, टू वे बेनिफिट। लॉफुल का क्या मतलब है? लीगल हो। अज्यूम करें मैं मिस्टर ए को बोलूं कि यार मैं तुम्हें, सपोज मैं या किसी स्टूडेंट को बोलूं कि भाई मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, मुझे 2 चर्स की पूरियां ला दो। अब आप खुद सोचो कि मैंने तो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन, अब खुद सोचो लीगल ऑब्लिगेशन, मैंने ऑफर की 5 लाख रुपया, किसी स्टूडेंट को कहा कि 2 चर्स की अच्छी सी पूड़ियां या 2 नशे की पूड़ियां अच्छी सी ला दो। ठीक है, तो मुझसे ऑब्लिगेशन कर ली, मतलब उसने मुझसे एक प्रॉमिस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने ऑफर को। अब देखो ऑफर की, ऑफर एक्सेप्ट भी हो गई, कोई बैठा होगा महान इंसान, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन शुड बी अ टू वे बेनिफिट। अब उस स्टूडेंट को तो शायद 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? वो सुकून, जो सूटा लगा के जो सुकून आना है, वो जो जहाज बनना है, वो वाला सुकून। सो इनफैक्ट मेरे लिए भी बेनिफिट है, लेकिन लॉ की नजर में ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं, इट्स प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, मना किया गया। तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं। तो फिर इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचे ही नहीं, हम यहीं पे फ्लॉप हो गए। हमारे सारे एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक भी एलिमेंट मिस हुआ हम कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफर वैलिड ना हुई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना, एक्सेप्टेंस वैलिड ना हुई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना, कंसिडरेशन लॉफुल ना हुई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना, ऑब्जेक्ट लॉफुल ना हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना, एग्रीमेंट ही नहीं बनना तो कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। एग्रीमेंट से अगली स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझे हो? सो अब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में क्या फर्क है? कंसिडरेशन इज द बेनिफिट। जैसा मैंने कहा, ए जो है वो कहता है मैं गुड्स की जगह तुझे चर्स देता हूं, ये लो जी चर्स लिख देता हूं, चर्स देता हूं, तो ये इनफैक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन है। बट ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज जो ट्रेड हो रही है वो भी तो अनलॉफुल है। चर्स क्या लॉफुल है? ट्रेड अनलॉफुल। सो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन मोर और लेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन लॉ इनको सेपरेट एलिमेंट्स ट्रीट करता है। तो लॉ कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो तब जाके बनेगा इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो कहलाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। सो एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? तो लॉ कहते हैं एनफोर्सेबल का मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, एक पार्टी का राइट क्रिएट हो जाए कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दे। ये है एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब है अगर मैं यूं पढ़ना शुरू करूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप कह सकते हो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या होता है? आप कह सकते हो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच इज बैक्ड बाय या सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। और प्रॉमिस क्या है? व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। सो सारे एलिमेंट्स मैंने तरतीब से, अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज अज्यूम करें, मैं ये पहले भी बड़ी दफा एग्जांपल दे चुका हूं और काफी रियलिस्टिक भी लगती है मुझे। सपोज अज्यूम करें मैं अपनी मिसेस को एक ऑफर करूं कि भाई तू 15 मिनट खामोश हो जाए तो मैं तुझे एक सूट लेके दूंगा। ठीक है, सो टेक्निकली इट्स एन ऑफर। और अगर सपोज मैंने ऑफर की, ये ऑफर इस तरह हो रही है, सलमान ने ऑफर की मिसेस सलमान को कि भाई तूने 15 मिनट खामोश रहना है, एक सूट मिलेगा से लाइमलाइट का,
या खाड़ी का, जो भी आप कह लें, या सफायर का, जो आप कह लें, और बदले में 15 मिनट की खामोशी। एन ऑफर, बेचारी मरती क्या ना करती है, ऑफर एक्सेप्ट कर ली, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्टेड बाय माय स्पाउस बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस इज बैक्ड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। यस, बिल्कुल है, लॉफुल है। देखो, लाइमलाइट का सूट कौन सा इलीगल काम है और खामोशी कौन सा इलीगल काम है? तो दो लॉफुल कंसिडरेशन है। ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट है, सूट में कौन सी अनलॉफुलनेस? तो लॉफुल है। सो कह सकते हैं कि मिस्टर और मिसेस सलमान के दरमियान एक लॉफुल एग्रीमेंट बन गया, बिल्कुल बन गया। अब आते हैं बात कि क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, क्या लीगल राइट्स हैं, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है? क्या ऐसा होगा कि 15 मिनट के बाद वो कहे अच्छा जी लो जी 15 मिनट हो गए, चलाओ सूट लेने चले, और मैं कहूं कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, तो उसके बाद आंख जो है वो हॉस्पिटल में खुलेगी, क्योंकि इतनी सूजी होगी, खुलेगी नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना आंख पे। तो द पॉइंट इज, समझाना ये चाह रहा हूं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर सब चीजें प्रेजेंट है। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस भी बन गया, कंसिडरेशन भी, ऑब्जेक्ट भी, एग्रीमेंट भी बन गया। बट डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर एनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं होता। कभी ऐसा हो कि बीवी ने कहा हो कि इसको थाने जमा कराना है, पुलिस बुला ले कि लो जी इसको मियां को थाने जमा कराओ, इसने कहा था सूट लेके दूंगा, लेके नहीं दिया, नहीं होता। या इसने प्रॉमिस किया था एनिवर्सरी पे गिफ्ट लेके दूंगा, लेके नहीं दिया, नहीं होता। रीजन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। सो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन, पहली असम्पशन ये होती है कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। हां, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जिस तरह फॉर एग्जांपल दो भाई आपस में, बहन भाई आपस में एक प्रॉपर्टी की डील करते हैं, तो बाकायदा लीगल पेपर पे डील करते हैं। बहन भाई को बेच देती है या भाई बहन को प्रॉपर्टी बेच देता है, लीगल पेपर पे बेचता है, स्टैम्प पेपर पे, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। इसका मतलब इन डोमेस्टिक, इस तरह के डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर ऑल्दो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अब हमें उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदाज से ये पता चल रहा है कि इन दोनों बहन भाइयों का क्लियर इंटेंशन है टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब अब आपको कंक्लूड करता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर पहली अजम्पशन ये ली जाती है कि यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है पार्टीज की। कोई पार्टी नहीं चाहती कि सामने वाला अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा तो मैं इस पे केस फाइल कर दूंगी। लेकिन जहां इंटेंशन क्लियर हो पार्टीज की, इवन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, वहां पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसा बहन भाई में प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के हवाले से ये बात इंपॉर्टेंट है। जबकि कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स के अंदर अपेरेंट होता है वेरी क्लियर कि यहां पे पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। इज दैट क्लियर? तो ये है टोटल कॉन्ट्रैक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग। सो इसको जरा थोड़ा सा बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें समझ आती है। सो स्टार्ट करता हूं बेसिक सेक्शन 1। हमेशा सेक्शन 1 हमें कभी भी बात समझ लीजिए छोटी सी कि एक्ट का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हमेशा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए रखा गया है। सेक्शन 1 हमेशा एक्सटेंट को डिस्कस करता है कि ये सेक्शन, ये जो लॉ है जो बताने जा रहा हूँ वो किधर, उसका फैलाव किस हद तक है, उसका एरिया कितना कवर करता है वो, ठीक है, किन लोगों पे अप्लाई होता है, कब कमेंसमेंट हुई। और सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन के लिए रखा जाता है। क्या हमें सेक्शन याद करने हैं? बिल्कुल याद नहीं करने। तो आपने सिर्फ डेफिनेशंस देखें। तो सेक्शन 2 अगर देखें तो उसमें डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले प्रपोजल की डेफिनेशन, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, काम करना चाहता है या किसी काम से रुक जाना चाहता है with a view to obtaining the assent of the other, मिस्टर ए बी के लिए कुछ करना चाहता है या किसी काम से रुक जाना चाहता है with the intention कि बी की रजामंदी हासिल हो जाए, this is what he said to make a proposal। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रपोजल है और प्रपोजल को ही ऑफर कहा जाता है। प्रपोजल इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑफर। प्लीज एग्जांपल 1 पढ़िए। देन आता हूं प्रॉमिस के ऊपर। आप मुझे स्टॉप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके कंट्रोल में हूं, तो आप मुझे
पॉज करके भी एग्जाम्पल आराम से पढ़ सकते हैं, तो मैं इसलिए पॉज टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब सामने वाले बी को ऑफर हुई और उसने वो एक्सेप्ट कर ली, अपनी कॉन्सेंट दे दी, अपनी रजामंदी दे दी, सेड टू मेक द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो वही एक डायग्राम नीचे बनी है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। एग्जाम्पल नंबर 2 प्लीज पढ़िएगा। नेक्स्ट आता हूं, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। और उसी को नीचे इसने लिखा हुआ है, द प्रोमिसर इज आल्सो कॉल्ड एन ऑफरर एंड द प्रोमिसी इज आल्सो कॉल्ड एन ऑफरी। ठीक है जी, तो मैंने इसको प्रॉपर तरतीब से समझाया कि ऑफरर ऑफरी आता है, प्रॉमिस बन जाए तो उन्हीं को हम फिर लोग बोलते हैं कि ये प्रोमिसर है और प्रोमिसी। लॉ इनके नाम चेंज कर लेता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है, वरना मकसद वही है। प्लीज एग्जाम्पल 3 मुझे पॉज कीजिए और एक दफा पढ़िए। Then agreement, every person forming the consideration for each other is called an agreement. बिल्कुल सही बात है, हर वो प्रॉमिस जिसकी सपोर्ट में कंसिडरेशन मौजूद हो, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। तो फॉर a promise plus consideration is equal to agreement. Please example 4 पढ़िए। Then है जी कॉन्ट्रैक्ट, आखिर में an agreement which is enforceable by law is a contract। तो आखिर में वही बात कि अगर वो हर वो एग्रीमेंट जो enforceable by law हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है मैं यहां पे ये बात भी कह सकता हूं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी यूं कह सकता हूं हर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एग्रीमेंट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि हो सकता है कुछ एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज को पास ही ना कर सके। ये भी बात मैंने बता दी कि कोई एक एलिमेंट भी मिस हुआ तो समझ ले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वैलिड ऑफर ना हुई, वैलिड एक्सेप्टेंस ना हुई, वैलिड प्रॉमिस ना हुआ, अनलॉफुल कंसिडरेशन हुई, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल ना हुआ, लीगल राइट जनरेट ना होते हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। किसी एक एलिमेंट के भी मिस होने से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस एक छोटी सी बात, वही बात यहां पे लिख रहा हूं कि हो सकता है ये तमाम एग्रीमेंट्स हों, लेकिन इन एग्रीमेंट्स में से कॉन्ट्रैक्ट वही होंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि वो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज को पार करके आए हैं, जबकि जरूरी नहीं कि तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हों। बिकॉज हो सकता है, जो मैंने अभी एक एग्रीमेंट बोला मिस्टर और मिसेस सलमान का, ये एग्रीमेंट तो हो सकता है बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता बिकॉज एनफोर्सेबिलिटी मिसिंग है। सो यही बात यहां पे लिखी हुई है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा ख्याल है ये बात समझ आ गई है। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी एनफोर्सेबिलिटी किसे कहते हैं, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती हो। The parties to an agreement must be bound to perform their promises and in case of default by either of them must intend to sue। दोनों पार्टीज बाउंड हैं। मिस्टर ए बाउंड है कि उसने डिलीवर करनी है गुड्स, मिस्टर बी बाउंड है कि उसने पेमेंट करनी है। ये दोनों की रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन है, और किसी एक ने भी डिफॉल्ट किया, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर ऑफ देम, दूसरी पार्टी के पास राइट आ जाएगा टू फाइल अ सूट। स्यू मींस सूट फाइल करना, केस फाइल करना, पिटीशन फाइल करना। तीनों वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, सूट, petition, ये कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। तो मैंने पहले भी कहा था लीगल ऑब्लिगेशन की गुंजाइश मौजूद है, सोशल रिलीजियस ऑब्लिगेशन की कोई गुंजाइश लॉ में मौजूद नहीं है। आप अपनी मॉरल ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। एग्जाम्पल प्लीज 5 पढ़िए, उसके बाद मैं 2 छोटी छोटी बातें करके कंक्लूड करता हूं। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, the usual assumption is that the parties do not intend to create a legal relationship। parties की intention होती है कि वो legal obligation create नहीं करना चाहती, unless otherwise agreed upon। ये 4 लफ्ज इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन रिवर्स कर देनी है। unless otherwise agreed upon, यानी वो बहन भाई
जो आपस में प्रॉपर्टी की एक्सचेंज कर रहे हैं, कहने को तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, लेकिन लिख के बाकायदा खतो किताबत करके रिटर्न डाउन करके लीगल पेपर के ऊपर फिर ट्रेड करें। इसका मतलब है यहां पे दोनों बहन भाइयों की इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में भी इंटेंशन है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसलिए लिखा कि यूजुअल अजम्पशन ये है कि पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करने चाहती अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, इसके बरक्स कुछ हो जाए। लाइकवाइज, अच्छा इसके बरक्स मींस अगर इसके बरक्स है तो फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप होगा और साथ में लीगल ऑब्लिगेशन भी होगी, तो कहेंगे ये दोनों बहन भाइयों ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये एग्रीमेंट तो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये बात नहीं कह सकेंगे फिर, ठीक है। और इसी तरह उसने कहा इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स में यूजुअली हमारी पहली अजम्पशन ये होती है कि पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टीज क्रिएट करना चाहती हैं। जो गुड्स बेच रहा है उसको पता है मुझे पेमेंट ना मिली तो मैं केस फाइल कर दूंगा, क्या बात समझ आई। तो पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट, हाँ अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, बहुत कोई रेयर सर्कमस्टांसेस है जिसमें कमर्शियल एग्रीमेंट जो है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन ना हो, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। तमाम कमर्शियल एग्रीमेंट में ये पावर मौजूद होती है कि भाई अगर तूने ना टाइमली पे किया तो हम तेरे खिलाफ केस फाइल कर देंगे। प्लीज एग्जांपल 6 पढ़िएगा, यहीं तक कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह, यहीं से आगाज करेंगे। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए।